गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का लक्ष्य एकेडमी पेपरिया में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं उसका संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं उसका संविधान जो है एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जो मेजरली जीएस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरीके से हर टॉपिक जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस के रिलेटेड बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबसे क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही सभी मेजर एग्जाम्स में आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इवन ये यूपीएससी से लेकर छोटे से छोटे लेवल तक के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जिस तरीके से इसकी स्टडी स्टार्ट करेंगे अभी यहाँ से, तो हम टारगेट ही यूपीएससी को लेकर कर रहे हैं कि हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं आज से। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। यहां पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर पॉलिटी होती क्या है। हमें पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर पॉलिटी क्या है। तो पॉलिटी जो है किसी भी देश में या किसी कंट्री में राज करने की व्यवस्था ही क्या कहलाती है, पॉलिटी कहलाती है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है राज व्यवस्था। तो क्या कहा जा सकता है कि भारत में राज करने की व्यवस्था ही क्या कहलाएगी, राज व्यवस्था कहलाती है। जो आपकी पॉलिटी है, राज व्यवस्था, वो पूरी तरीके से उसी देश के संविधान पर निर्भर करती है। संविधान क्या होता है, तो किसी लोकतांत्रिक देश में नियमों का लेखा जोखा या नियमों का जो लिखित दस्तावेज होते हैं उन्हीं को संविधान बोला जाता है। तो संविधान किसी लोकतांत्रिक देश में नियमों का लेखा जोखा ही क्या कहलाता है, आपका संविधान कहलाएगा। और जो राज व्यवस्था होती है वो पूरी तरीके से संविधान पर निर्भर होती है। या कह सकते हैं कि राज व्यवस्था चलाई जाती है वो संविधान के थ्रू ही चलाई जाती है, उसके अनुसार चलाई जाती है। तो संविधान में क्या है, जितने भी नियम है उनको लिखित रूप से वर्णित किया गया है। नियम या लॉ जो है उनको लिखित रूप से लिखा करा गया है, वर्णित। लिखित दस्तावेज ही कहलाते हैं आपके संविधान। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, वो बेसिकली 3 स्तर पर होता है, या इनकी जो पावर शेयरिंग की गई है वो बेसिकली 3 स्तर पर करी गई है। या कह सकते हैं कि जो सत्ता का बंटवारा है, सत्ता, या हम इसे बोलते हैं पावर शेयरिंग। सत्ता का बंटवारा जो किया गया है वो 3 स्तर पर किया है। पहला स्तर जो होता है उसे बोलते हैं लेजिस्लेचर, हिंदी में बोला जाता है विधायिका, या आप इसे एक शब्द और दे सकते हैं, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका से ही मतलब क्या होता है, व्यवस्था बनाए रखने वाला। तो आखिर लेजिस्लेचर या विधायिका होती क्या है, तो इसका काम होता है नियम का बनाना या विधि का निर्माण करना। नियम का बनाना या विधि निर्माण का कार्य किसका होता है, लेजिस्लेचर का होता है। टू मेक लॉज। सेकंड पार्ट होता है आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव या जिसे बोला जाता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का जो वर्क होता है मेजरली लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन सभी कानूनों को किस तरीके से लागू करना है, ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का। हम बोल सकते हैं कानूनों को लागू करना या विधि निर्माण में जो कानून बनाए गए हैं उन्हें किस तरीके से अप्लाई करना है, ये कानून लागू करने का कार्य किसका होगा, एग्जीक्यूटिव का होता है। टू अप्लाई लॉ। और इसका ही थर्ड पार्ट होता है जुडिशरी।
इसे बोला जाता है न्यायपालिका। न्यायपालिका, इसका काम क्या होता है? सबसे पहले लेजिस्लेचर, जो कानून, लेजिस्लेचर का वर्क होता है कानून का बनाना या विधि निर्माण करना। लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है उस कानून को लागू करने का काम होता है कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का। और ये दोनों जो कानून बन जाते हैं, जब अप्लाई होता है, इसके बाद अगर कानून में कोई डिस्प्यूट होता है या कोई विवाद होता है तो उस कानून के डिस्प्यूट को सॉल्व करने का जो काम होगा, या उस डिस्प्यूट, या इसे क्या बोला जाता है? विवाद। तो कानूनों में जो विवाद हुआ है लिखित कानून में, उसे सुलझाने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? तो याद रखिएगा वो होता है जुडिशरी के द्वारा। ये 3 इंडिपेंडेंट बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 इंडिपेंडेंट बॉडी होती हैं। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी एग्जाम के उसमें क्यों रखा गया है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम जब एक अधिकारी बनकर किसी पद पर बैठते हैं तो उस पद पर बैठने के साथ साथ हमें उस देश के संविधान का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि हमारे देश का संविधान, देश की सरकार किस तरीके से काम करती है, तब हम उसका पार्ट बन सकते हैं और उसको और अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए हम संविधान को पढ़ते हैं, भारत की राज व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। इसमें मेजर पार्ट होता है सबसे पहला, वह कहलाता है लेजिस्लेचर। फिर सेकंड पार्ट होता है आपका एग्जीक्यूटिव, और थर्ड पार्ट होता है जुडिशरी। ये तीनों जो बॉडीज हैं जो अपने आप में ही इंडिपेंडेंट होती हैं, सेपरेट होती हैं, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे के ऊपर, अपने काम में कभी भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होती, लेकिन इनका नियंत्रण बना रहता है एक दूसरे पर। कभी भी एक दूसरे को दखल अंदाजी नहीं करती हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, कभी एक दूसरे के वर्क में इंटरफेरेंस नहीं होता है इनका, बट दे आर सेपरेटली इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हैं ये अपने आप में ही, और कभी भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करती। याद रखिएगा ये चीज। ये तीनों जो बॉडीज हैं, ये तीनों बॉडीज से मिलकर ही आपका संविधान निर्मित होता है। ये संविधान किस तरीके से काम करता है, ये तीनों का काम होता है। अब संविधान जो बनता है या राज्य व्यवस्था जिस तरीके से चलाई जाती है, इसके 3 स्तर होते हैं। बेसिकली इसके 3 लेवल्स हैं, 3 लेवल्स या इनके 3 स्तर होते हैं। ये तीनों 3 स्तर पर पाए जाते हैं। जैसे कि पहला है आपका, इसे हम बोलेंगे सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल या बोल सकते हो आप केंद्रीय स्तर। जैसा कि नाम से ही ये थोड़ा सा स्पष्ट हो चुका है कि सेंट्रल मतलब क्या होगा? केंद्र। तो केंद्र लेवल पर सबसे हम पहले बात करेंगे लेजिस्लेचर की, फिर होगा एग्जीक्यूटिव और उसके बाद होना है जुडिशरी। तो सेंट्रल लेवल पर अगर सबसे पहले हम बोलें कि लेजिस्लेचर में क्या होगा, तो यहां पर होता है यूनियन की गवर्नमेंट, इसे हम बोलेंगे यूनियन गवर्नमेंट। हिंदी में क्या बोला जाएगा? संघ की सरकार। इसके बाद अब हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? तो संसद होती है, इंग्लिश में बोला जाएगा पार्लियामेंट। फिर इसके बाद इसमें क्या होना है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो इस समय कहां पर है? दिल्ली में है। सेकंड होता है आपका, सेंट्रल के नीचे ही होते हैं आपके स्टेट, स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर क्या होगा? जिस तरीके से केंद्र में यहां पर यूनियन गवर्नमेंट है, उसी तरीके से स्टेट पर क्या होती है? तो स्टेट गवर्नमेंट होती है स्टेट लेवल पर। यहां पर पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो यहां पर क्या होना है? यहां पर होगी आपकी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। हिंदी वाले लिखिएगा राज्य की विधानमंडल या राज्य का विधानमंडल। और यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट है तो बेसिकली यहां पर ही क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। इसी का थर्ड पार्ट होता है आपका लोकल गवर्नेंस। इसे बोला जाता है स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन बोला जाएगा। आखिर स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत क्या आएंगे? हम इस चीज से भली भांति रूप से अवगत हैं। पहला तो होगा आपका कौन सा? पंचायत, जो कि ग्राम स्तर या विलेज लेवल पर होती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सिटी लेवल की, तो इस पर होती हैं आपकी म्युनिसिपैलिटीज।
पंचायत और इन्हें बोला जाता है नगर पालिका। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और उसके साथ जुडिशरी, ये तीनों पार्ट्स जो है सेपरेटली 3 लेवल्स पर वर्क करते हैं। पहला लेवल होता है आपका स्टेट लेवल, स्टेट लेवल के बाद होता है सेकंड लेवल, सॉरी पहला लेवल जो होता है वो कहलाता है आपका सेंट्रल लेवल, इसके बाद होता है आपका स्टेट लेवल और स्टेट लेवल के बाद होता है आपका लोकल गवर्नेंस। ये तीनों एक दूसरे से सेपरेटली वर्क करते हैं, बट सेंट्रल यहां से सबसे नीचे स्तर कहलाता है लोकल गवर्नेंस, उससे ऊपर होता है स्टेट लेवल और स्टेट लेवल के बाद होता है आपका सेंट्रल लेवल। अब हम इस तरीके से, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है इंडियन पॉलिटी का एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं कि भारत के संविधान का विकास किस तरीके से हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारा अगला टॉपिक होगा यहाँ से, कि भारतीय संवैधानिक विकास। हम भारत के संविधान को पढ़ने से पहले थोड़ा सा भारत के संविधान के निर्माण में किस तरीके से इतिहास का योगदान रहा है, तो थोड़ा सा पहले उसे पढ़ेंगे। वहां से स्टार्ट करते करते हम 2 फेजेस लेकर चलते हैं और लास्ट एंडिंग 1947 तक इसको पढ़ना है हमें। और आप सभी को पता है इसके बाद 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण प्रारंभ हो चुका था, बनना प्रारंभ हुआ था और 26 जनवरी सन 1950 को ये लागू हो गया था। तो हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट है इसको यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, इसके लिए हम थोड़ा सा इतिहास पर नजर डालेंगे पहले कि आखिर भारत के संविधान का विकास किस तरीके से हुआ। भारत के संविधान के विकास के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि इंडिया में ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस सबसे पहले कब आए थे। एक्चुअल में यूरोपियंस जो है वो 5 पार्ट्स ऐसे हैं जो आए हैं हमारे इंडिया में। फर्स्ट होता है आपका जो पुर्तगालीज आए थे, पुर्तगालीज के सेकंड कौन आए, डचेस, डचेस के बाद आए थे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के बाद आए डेनिस और डेनिस के लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। बट हमें पढ़ना है सिर्फ ब्रिटिशर्स के बारे में। तो ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिशर्स या अंग्रेज, ये भारत में 2 तरीके से एंटर हुए थे। पहला जो रूट था वो सी रूट था और अगला जो रूट था आपका वो रोड रूट था। तो यहां से बनने वाला एक कॉमन और सिंपल क्वेश्चन यही है कि वह पहला ब्रिटिशर जो कि भारत में बाय सी रूट आया था, तो बाय सी रूट आने वाला वह पहला व्यक्ति था कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस। और अगर बात की जाए कि वाई रोड कौन भारत में सबसे पहले आया था, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे वो 1608 एडी में सबसे पहले आए थे भारत वाई सी रूट। हम भारत के नक्शे पे थोड़ा सा नजर डालें, ये भारत का दक्षिणी भाग है और सी रूट से आने के लिए आपके पास एक रास्ता था, ये पूरा वेस्टर्न पार्ट। तो वेस्टर्न पार्ट में सबसे पहले हमें जैसे पता है कि केरल वाले पार्ट में केरल का ही एक बंदरगाह है जिसका नाम है कालीकट। केरल के कालीकट बंदरगाह पर सन 1498 एडी में वह पहला व्यक्ति जिसने भारत से लेकर यूरोप तक के समुद्री मार्ग की खोज करी थी, उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 20 मई सन 1498 में इंडिया में सबसे पहले आया था। इन्हीं के बाद आए थे डचेस, डचेस के बाद ही कौन आया, ब्रिटिशर। तो ये मार्ग की खोज पहले ही कर ली गई थी। इसी रूट से आने वाला पहला व्यक्ति कौन था, कैप्टन विलियम हॉकिंस। हम बात करते हैं कि रोड से कौन आया था, तो जॉन मिडेनहॉल। जॉन मिडेनहॉल 1597 या एक डिस्प्यूट है 1599 एडी, इस समय ये सबसे पहले भारत में बाय रोड रूट से आए थे। अब रोड रूट की अगर बात की जाए तो ऊपर का जो एरिया है आपका, ये यहां से लग जाती है आपकी गुजरात की बॉर्डर, लेकिन ये ऊपर वाला जो ये वाला एरिया है, इस एरिया से ही हम बोलते हैं कि ये रोड रूट है। तो इस रूट से ही सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कौन था, जॉन मिडेनहॉल। अब बात करते हैं कि उस समय भारत में किसका शासनकाल चल रहा था। तो जब जॉन मिडेनहॉल आए भारत, उस समय मुगल एम्परर, दैट टाइम मुगल एम्परर
इस समय थे आपके जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये सबसे पहले अकबर के शासनकाल में भारत आया है। और अगर हम कैप्टन विलियम हॉकिंस की बात करें तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में भारत आए थे। अकबर की मृत्यु डेथ जो हुई थी, अकबर की मृत्यु सन 1605 में होने के बाद जो अगला बादशाह बना है, अगला मुगल एम्परर, वो किसको बनाया गया था? जहांगीर को बनाया गया था। अब जो ब्रिटिशर्स भारत सबसे पहले आए उन्हें क्यों भेजा गया था, इसका रीजन क्या था? तो सबसे पहले ये जब ये दो ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं और भारत में थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने के बाद ये देखते हैं कि भारत बहुत ज्यादा समृद्ध है, यहाँ पर व्यापार किया जा सकता है। जी हाँ, ये किस लिए आए थे भारत में? ओनली और ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले ये भारत में ट्रेड के पर्पज से भारत में आए, लेकिन धीरे धीरे करके इनने पूरा वर्चस्व जमा लिया, अपना अधिकार करते हुए ये पूरे भारत पर व्यापार करने के साथ साथ अधिकार भी करने लगे थे, शासन करने लगा। कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में सन 1608 में पहुंचे और इन्होंने भारत में पहली फैक्ट्री लगाने की परमिशन मांगी। फैक्ट्री लगाने की परमिशन, या कारखाना लगाने की परमिशन मांगी, बट जहांगीर के द्वारा इन्हें परमिशन देने से मना कर दिया गया। आगे क्या हुआ, हम चलते हैं ब्रिटिश क्राउन पर। ब्रिटिश क्राउन दैट टाइम, उस समय ब्रिटिश क्राउन कौन था? तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। उस समय ब्रिटिश की महारानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम थी और क्वीन एलिजाबेथ प्रथम इनके ही द्वारा इन्हें वहां पर भेजा गया था। यहां के किंग जेम्स फर्स्ट का ही रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा गया था। किसे? कैप्टन विलियम हॉकिंस को। ये इनके कौन थे? रिप्रेजेंटेटिव। कैप्टन विलियम हॉकिंस को ही जेम्स फर्स्ट के द्वारा रानी विक्टोरिया के आदेश पर भारत में जहांगीर के दरबार में प्रथम फैक्ट्री लगाने की परमिशन के लिए भेजा गया, लेकिन जहांगीर के द्वारा इन्हें परमिशन देने से मना कर दिया गया। इसके बाद जॉन मिडेनहॉल, पहले व्यक्ति जॉन मिडेनहॉल और दूसरे व्यक्ति कैप्टन विलियम हॉकिंस को वापस रिटर्न कहां बुला लिया गया था? ब्रिटेन बुला लिया गया वापस। और ब्रिटेन वापस बुलाने के बाद, इन दोनों यात्री को ब्रिटेन वापस बुलाने के बाद एक ग्रुप बनाया गया। याद रखना है हमें, उस ग्रुप का नाम था मर्चेंट एडवेंचर। एक मर्चेंट एडवेंचर करके एक ग्रुप बनाया गया ब्रिटिशर्स का, एक टीम तैयार की गई। इस टीम में टोटल 217 मेंबर्स थे। 217 सदस्यों की एक टीम भारत भेजी गई और 217 सदस्यों की एक टीम को कहां भेजा गया था? इंडिया। और इस टीम का नाम रख दिया गया आगे चलकर, इसे बोला गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसे ही नाम दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिट पर जो साइन किए गए हैं, ये साइन किसके हुए थे? तो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट। ये साइन किया गया था 31 दिसंबर सन 1600 को, और 31 दिसंबर सन 16 को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी गई। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी तो आ चुकी है, अब इसके साथ सिर्फ व्यापार करना है। महारानी के द्वारा जो मर्चेंट एडवेंचर करके जो ग्रुप बनाया गया था उसे भारत भेजा गया, तो एक समझौता हुआ कि ये सिर्फ 15 वर्षों तक, 15 ईयर्स तक ही ओनली भारत में क्या कर सकते हैं? ट्रेड या व्यापार कर सकते हैं, ओनली 15 ईयर्स तक। अब वापस चलते हैं हम जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में कैप्टन विलियम हॉकिंस पहुंचे और सबसे पहले फैक्ट्री लगाने की परमिशन मांगी गई 1608 में, बट इनके द्वारा परमिशन नहीं दी गई। इसके बाद सेकेंड टाइम ट्राई किया गया जहांगीर के द्वारा, कैप्टन विलियम हॉकिंस ने फिर से ट्राई किया जहांगीर से, तो अगली बार फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दी गई। अब ये फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिली थी 1611 एडी में। 1611 एडी में पहली फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी गई। किस जगह पर दी गई थी? तो याद रखना है, मूसलीपट्टनम में। मूसलीपट्टनम नामक एक जगह पर, आंध्र प्रदेश वाले एरिया पर आता है मूसलीपट्टनम।
मूसलीपट्टनम वाले एरिया पर आपको पहली फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी गई, किसके द्वारा? उस समय के मुगल एम्परर थे जहांगीर। जहांगीर ने पहली परमिशन दे दी। बट मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले आए थे पोर्तुगीज के बाद सेकंड आए डचेज। तो बस डचेज ने ही पहली अपनी जो फैक्ट्री लगाई थी, डचेज फर्स्ट फैक्ट्री, तो पहली फैक्ट्री लगाई थी वो लगा दी गई थी 605 में। कहां पर? मूसलीपट्टनम में। ये दो फैक्ट्री लगा दी गई। तो 1605 में डचेस ने लगा दी और 1611 में इन्होंने लगा दी थी। तो 1611 में इनके लगाने के कारण डचेस और इनके बीच में एक डिस्प्यूट हुआ। तो ब्रिटिशर्स और डचेस के बीच में एक डिस्प्यूट होता है। इस डिस्प्यूट होने के कारण ही इस जो फैक्ट्री लगाई गई थी पहली मूसलीपट्टनम में अंग्रेजों के द्वारा, इस फैक्ट्री की परमिशन को जहांगीर के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। बस इसी के कुछ सालों के बाद, लगभग 2 सालों के बाद 1613 एडी में अंग्रेजों ने फाइनली अपनी पहली फैक्ट्री लगा दी। ये फैक्ट्री लगाई गई थी सूरत में। अब हम वापस थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। हमारी सूरत में ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाई गई पहली फैक्ट्री थी। पहली फैक्ट्री कहां लगा दी गई? अंग्रेजों के द्वारा सूरत में लगाई गई। अब जो मर्चेंट एडवेंचर जो ग्रुप बनाया गया था उसे भारत में सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ष के व्यापार के लिए भेजा गया था। अब सन 1600 से लेकर 1613 तक 13 वर्ष तो हो चुके थे और सिर्फ 2 वर्ष बचे हुए थे। तो इसको ही मद्देनजर रखते हुए जेम्स फर्स्ट ने, याद रखिएगा किसने, इन्हीं जेम्स फर्स्ट के द्वारा एक और रिप्रेजेंटेटिव भारत भेजा गया। उस रिप्रेजेंटेटिव का नाम था सर थॉमस रो। सर थॉमस रो को वापस से जहांगीर के दरबार में भेजा गया और अब की बार ये जो परमिशन लेकर आए थे, जो परमिट इन्हें मिला था, इस परमिट के अकॉर्डिंग हम लाइफ टाइम भारत में क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। अब ये परमिशन लेके आ चुके थे। पहले सिर्फ 15 वर्षों का व्यापार का अधिकार दिया गया था, लेकिन अब जो व्यापार का अधिकार था वो कितने वर्षों तक कर दिया गया था? आजीवन कर दिया गया था। सॉरी, वर्षों पे ना करके आजीवन, जब तक ब्रिटिशर्स रहेंगे तब तक ये यहां पर व्यापार कर सकते हैं। अब पहली फैक्ट्री लगाने के बाद, जो कि कहां लगा दी गई है अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स सूरत गुजरात वाले क्षेत्र में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। इस फैक्ट्री का वर्क अच्छे से चलता रहा। इसके बाद क्या होता है? अंग्रेजों ने अपनी प्रेसिडेंसी बना दी। 3 प्रेसिडेंसीज बनाई हैं उनकी कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में मेनली 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। लिखेंगे 3 मुख्यालय, 3 प्रेसिडेंसीज या 3 मुख्यालय हुआ करते थे। यहीं से पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल किया जाता था। कौन कौन से 3 थे? तो सबसे पहले अगर हम साउथ में बात करें तो मद्रास, ऊपर थोड़ा चलते हैं तो हो जाता है आपका बॉम्बे, और लास्ट होती है आपकी बंगाल, या इसे आप कलकत्ता प्रेसिडेंसीज के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों प्रेसिडेंसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थी उसका नाम था बंगाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले ही अधिकार करने का काम कहां से स्टार्ट किया गया है? पूरी तरीके से कॉन्कर्ड करने का बंगाल से स्टार्ट किया। बंगाल पर पहला अधिकार करने के लिए सन 1757 में एक बैटल हुआ है। इसे नाम दिया गया था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ है आपका, अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे इसमें रॉबर्ट क्लाइव, और भारत की तरफ से सिराज उद दौला। बंगाल के नवाब थे उस समय सिराज उद दौला। रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराज उद दौला। हम इतिहास में, ये कोई रूल नहीं है कि क्रॉस और राइट का आपको साइन लगाना है, बट जो जीत जाता है उसके लिए लगा दिया जाता है राइट, और जो हार जाता है उसके लिए लगा देते हैं क्रॉस। तो अब हम जितने भी वॉर्ड्स पढ़ेंगे उन वॉर्ड्स में हम यहाँ पर यहाँ पर राइट और रॉन्ग इस तरीके के साइन का यूज करेंगे। एक पहला युद्ध जो होता है वो 1757 में होता है। ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, एक इंपॉर्टेंट बैटल होता है। ये इंडिया का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल था।
क्योंकि इसके बाद पूरा तख्ता पलट जाता है और किसके हाथ में चला जाता है पूरी तरीके से, ब्रिटिशर्स के हाथों में। इससे था आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये सेकंड इंपॉर्टेंट वॉर है तो फर्स्ट वॉर कौन सी रही होगी। तो हम थोड़ा सा इस टॉपिक सेट के बात करते हैं कि हिस्ट्री में थी वो, और वह हुआ था 1192 एडी में। इसे वो नाम दिया गया है पानीपत, पानीपत का सेकंड बैटल, बैटल ऑफ पानीपत सेकंड। ये किस किस के बीच हुआ था, सॉरी पानीपत नहीं, बैटल ऑफ तराइन सेकंड, बैटल ऑफ तराइन सेकंड, तराइन का द्वितीय युद्ध। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ है। तो इसमें मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एंड किल्ड। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या करी और उन्हें हरा दिया गया था। इस युद्ध के लड़ने के बाद, इससे पहले एंशिएंट पीरियड में पूरी तरीके से हिंदू राजाओं का भारत पर राज हुआ करता था, लेकिन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने इंडिया में मुस्लिम रूल पूरी तरीके से स्टेबलाइज कर दिया था। ये पहला तख्ता पलट हुआ है भारत का। इसके बाद सेकंड हम बात करते हैं तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। यहां से लेकर पूरा जो टाइम पीरियड रहा है आपका, मान लीजिए इस पूरे में इस्लामिक या मुस्लिम्स ने ही भारत पर राज किया। इसके बाद 57 के बाद क्या होता है कि भारत पर ब्रिटिशर्स राज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला निर्णायक युद्ध तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। इसके बाद 1764 में ही एक इंपॉर्टेंट बैटल होता है जो निर्णायक युद्ध कहलाया है। इसे वो नाम दिया गया था बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर ये किस किस के बीच हुआ था, तो अंग्रेजी या ब्रिटिशर सेना का जो नेतृत्व था वो करा था हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो, और यहां से हमारी तरफ से 3 सेनाएं लड़ी थी। पहली थी आपका मीर कासिम, सेकंड है शाह आलम सेकंड, और लास्ट था अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। मीर कासिम ये बंगाल से थे, शाह आलम सेकंड मुगल्स की तरफ से थे, और लास्ट शुजा-उद-दौला जो है वो अवध से थे। अवध जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, अवध वाले। ये तीनों ही मिलकर अंग्रेजी सेना को नहीं हरा पाए। सो फाइनली हेक्टर मुनरो डिफीटेड, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रिटिशर डिफीटेड बोथ ऑफ देम। इन सभी को हेक्टर मुनरो या अंग्रेजों के द्वारा हरा दिया गया। और 1754 के बैटल ऑफ बक्सर का कंप्लीट होने के बाद दे कॉन्कर्ड द ऑल बंगालीज एरिया। इनके द्वारा बंगाल पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया गया। ये एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का पूरी तरीके से अधिकार हो गया था। बस यही रीजन है। इसके बाद जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर बैठा 1765 में बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल्स गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 1765 में ही अप्लाइड डार्की। In 1765 AD, he applied Darky. डार्की या हिंदी में क्या बोला जाएगा, द्वैध शासन। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहा होगा द्वैध शासन एक्चुअल में होता क्या है। तो डार्की जो होता है वो एक प्रकार का रूल है या एक प्रकार का शासन होता है। इसमें जो रूल किया जाता है वो 2 तरीके से होता है, एक सेंट्रल या केंद्र पर होता है और दूसरा प्रांत या राज्य के स्तर पर होता है। अब आपको इस दोनों में 2 प्रकार के टैक्स देने होते हैं। तो टैक्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। टैक्स को भी डिवाइड किया गया है। अब बंगाल की जनता को टैक्स 2 प्रकार से देने पड़ेंगे। एक तो टैक्स कहलाएगा, वो कहलाएगा आपको कंपनी को देने वाला टैक्स, और अगला जो टैक्स कहलाता था उसे आपको देना पड़ता था वहीं के लोकल रूलर को। अब पूरी तरीके से 1764 में अंग्रेजों ने बंगाल पे कब्जा तो कर लिया था। तो कब्जा करने के बाद क्या हुआ, ये टैक्स जो लग रहा था ये लोकल रूलर के पास तो जाता था, लेकिन एक फरमान और आ गया कि लोकल रूलर जो है इस टैक्स का लगभग 81%, इस टैक्स का लगभग
81% पार्ट किसको दे देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। अब एक्चुअल में हो ये रहा था कि पूरे टाइम पीरियड में पैसा किसके पास जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। जहांगीर के द्वारा सन 1613 में इन्हें जो परमिशन दी गई थी ओनली ट्रेड के लिए दी गई थी, बट अब हो ये रहा है ये ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लूट मचा रहे हैं। तो याद रखेंगे ये जो टाइम पीरियड कहलाया है आपका 1765 से लेकर 1772 तक, ये टाइम पीरियड रहा था। इस टाइम पीरियड को इंडियन हिस्टोरियंस ने बोला है लूट ऑफ इंडिया। सिर्फ इस समय भारत में क्या हुआ है? लूट हुई थी और कुछ नहीं हुआ था। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने डायरेक्टरी लगाई बंगाल पर, और 1772 में, उस समय 1772 के टाइम पीरियड में जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वो किसे बना दिया गया था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल में सबसे पहले डायरेक्टरी लगाई किसके द्वारा गई थी, तो बंगाल में डायरेक्टरी लगाई गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और सीधी सी बात है कि 1772 में हटा दी गई। इस टाइम पीरियड चली थी तो हटाई किसके द्वारा गई होगी? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसे हटा दिया गया था। अब ये देखते हुए इतना सब होने के बाद 1773 में ये बात पता चलती है कहां पर? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में एक एक्ट जारी कर दिया जाता है कि भारत में जो हो रहा है इस समय सही नहीं हो रहा है। इसको चलते हुए ब्रिटेन से एक एक्ट भारत आता है जिसे नाम दिया गया है, और स्टार्टिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ से। तो फर्स्ट एक्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत भेजा गया, उसको नाम दिया गया था 1773 द रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। इसको शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम इसे दो फेज में डिवाइड करेंगे। फेज फर्स्ट जो रहेगा आपका, बेसिकली इसे हम दो फेज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज जो रहेगा उस चरण को बोला जाएगा 1773 से लेकर पूरा 1857 या रिवॉल्ट ऑफ 1857 तक, 1857 की क्रांति तक। पहला फेज जो है 1773 से लेकर 1857 तक का है। इस फेज को नाम दिया गया था कंपनी रूल। इस फेज को नाम दिया गया है कंपनी रूल। सेकंड फेज जो रहेगा जस्ट इसके बाद आया 1858 से लेकर हमारी आजादी तक 1947। इस टाइम पीरियड को नाम दिया गया है क्राउन रूल। इस समय तक तो कंपनी का शासन रहा, लेकिन 1858 का जो भारत अधिनियम आया था, उस अधिनियम के बाद क्या हुआ कि अब जो शासन करेगी वो कौन करेंगी? महारानी करती है। तो ये यहां तक। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पहला एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।